हाँ, गुड मॉर्निंग सभी को। लास्ट टाइम में हमने पढ़ा था ध्वनि की गुणवत्ताएं पढ़ी थी, तीनों प्रॉपर्टीज। नंबर 1 पढ़ी थी डेसिबल यानी प्रबलता, जिसे हम लाउडनेस कहते हैं। नंबर 2 हमने क्या पढ़ी थी? तारतव, पिच, जिसे हम क्वालिटी। तीसरी पढ़ी थी हमने गुणता, क्वालिटी और टिम्बर। चौथी पढ़ी थी हमने इंटेंसिटी। ठीक है, ये चारों की चारों खास है। चारों में क्या फैक्ट क्वेश्चन थे वो भी हमने पढ़ दिए। उसके बाद लास्ट पॉइंट क्या चल रहा था हमारा? लाप्लास का। ठीक है, कि जो लाप्लास संशोधन था उसमें जो चाल आती है वो किससे आती है? कि जो ध्वनि की चाल है लाप्लास में जो खास तौर पर प्रत्यास्था गुणांक बनाया जाता है वो किसको बनाया जाता है? गामा और पी को। यानी आपसे पूछा जाएगा कि लाप्लास संशोधन में आयतनिक प्रत्यास्था गुणांक क्या है? कि लाप्लास संशोधन में आयतनिक प्रत्यास्था गुणांक, जो कि किस नाम से जाना जाता है? रुदोसम प्रत्यास्था गुणांक के नाम से जाना जाता है। इसे दूसरा नाम अगर दिया जाए तो क्या नाम दे सकते हो? रुदोसम प्रत्यास्था गुणांक। कि जो रुदोसम प्रत्यास्था गुणांक है यानी एडियाबैटिक इलास्टिक कोएफिशिएंट, ठीक है, ये किससे डिनोट किया जाता है? गामा पी से। अगर आपसे पूछे कि टोटल डिनोट किससे होगा तो किससे डिनोट करोगे? गामा पी से। और गामा क्या चीज बताई थी? गामा अनुपात है। इसे हम विशिष्ट उष्मीय गुणांक अनुपात या क्या है, स्थिरांक कहते हैं या गुणांक कहते हैं। क्या था ये? सिंपल याद रखो, सीपी बाय सीवी। सीपी क्या होती है? जो हीट कैपेसिटी है स्पेसिफिक कांस्टेंट प्रेशर पर यानी नियत दाब पर विशिष्ट उष्मा। नीचे वाली चीज क्या है? कांस्टेंट वॉल्यूम पर, तो नियत आयतन पर विशिष्ट उष्मा। ठीक है, अगर लिखना हो तो लिख लेना कि ये जो विशिष्ट उष्मा होती है ये होती है नियत दाब पर, नियत दाब पर विशिष्ट उष्मा। पूछा जाता है पेपर में, क्योंकि एक क्वेश्चन बनता है। अच्छा, आगे बताएंगे। सीपी माइनस सीवी का इज इक्वल टू आर। और नीचे वाली चीज क्या होती है? नियत आयतन पर विशिष्ट उष्मा। तो इसमें पूछा जा सकता है कि जो ध्वनि की चाल के लिए हम गामा प्रयोग करते हैं यानी रुदोसम गुणांक के लिए गामा आता है, ये किसका अनुपात होता है? तो ये इन दो चीजों का अनुपात होता है, सीपी और किसका होता है? सीवी का। ये चीज याद रखो। एक मेयर फॉर्मूला आता है, याद कर लो, कि सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू क्या लिया जाता है? आर। ये भी लिख लो कि सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू क्या होता है। यानी अगर हम विशिष्ट उष्मा को नियत दाब पर और विशिष्ट उष्मा को नियत आयतन पर क्या करें? घटाएं या अंतर स्पष्ट करें तो हमें क्या प्राप्त होता है? तो ये जो आर होता है ये क्या चीज होती है? अभी कभी पढ़ा है आर? साइंस साइड किस किसने पढ़ी है तुम में से? एक ही है, बाकी दो। आर क्या होता है? 11वीं क्लास से स्टार्ट होता है। ये होता है गैस कांस्टेंट, यानी गैस स्थिरांक बोलते हैं इसे। याद कर लो कि जो आर है ये क्या चीज होती है आपके पास? गैस स्थिरांक है, इंपॉर्टेंट चीज है। सीपी क्या है? कांस्टेंट प्रेशर पर स्पेसिफिक हीट। सीवी क्या है? कांस्टेंट वॉल्यूम पर स्पेसिफिक हीट। इसे बोलते क्या है? इसे बोलते हैं मेयर फॉर्मूला। क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से मेयर का सूत्र क्या है? ये आता है मेयर का सूत्र। तो मेयर का सूत्र खास तौर पर क्या चीज है आपके पास? है सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर है। ठीक है, ये किसके लिए दर्शाई जाती है? याद रखना, आइडियल गैस के लिए। कि ये जो समीकरण हम प्राप्त करते हैं किसके लिए? आगे देखते हैं, विशिष्ट उष्मा और विशिष्ट दाब और आयतन पे। ये हम गैसों के लिए पढ़ते हैं। ठीक है, अब बात आती है हमारे पास कि जो ध्वनि है, ध्वनि की चाल पर प्रभाव।
कि ध्वनि की चाल पर प्रभाव जो वातावरण के होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। नंबर एक याद रखना, दाब का प्रभाव, कि जो वायुमंडलीय दाब है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, या हम अपनी तरफ से कोई दाब लगाएं तो ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो उत्तर याद रखना, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कि दाब का ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं है। पहला पॉइंट खास क्वेश्चन है कि जो दाब का है, दाब का ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं है। दूसरा खास क्वेश्चन ये है जो अब हम पढ़ेंगे, और ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है। ध्वनि की चाल पर तापमान प्रभाव, कि जो तापमान का प्रभाव है वो खास है, कि जो परम ताप होता है, परम ताप को कहते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर, कि जो ध्वनि की चाल है, ध्वनि की चाल मान लेते हैं V है, वो अपने परम ताप के वर्गमूल के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। क्वेश्चन बड़ा तगड़ा है कि वेलोसिटी ऑफ साउंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो क्या याद रखना है कि जो ध्वनि की चाल अपने ध्वनि की चाल गैस में अपने परम ताप के वर्गमूल, परम ताप का जो वर्गमूल है के अनुक्रमानुपाती होती है। इंग्लिश में बोलते हैं इसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, अब क्वेश्चन ये भी आता है कि अगर हम वातावरण का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दें तो ध्वनि की चाल कितनी बढ़ जाती है। 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन तापमान गैस का बढ़ जाए, तापमान गैस का या वातावरण का बढ़ा दें, कि 1 डिग्री बढ़ाने पर ध्वनि की चाल होगी या ध्वनि की चाल बढ़ेगी कितनी, तो ध्वनि की चाल जो बढ़ेगी वो आपके पास कितनी बढ़ेगी, याद रखना 0.61 मीटर प्रति सेकंड। कि अगर हम एनवायरमेंट टेम्परेचर गैस के ताप में कितना तापमान बढ़ा दें, 1 डिग्री सेल्सियस हो या कितना हो 1 केल्विन, दोनों का अर्थ एक ही है। कि मान लीजिए वो तुम्हें कहता है कि 274 केल्विन पर शब्द आए या शब्द आए तुम्हारे पास 1 डिग्री सेल्सियस पर, ध्वनि की चाल जो भी दे रखी है इसका उत्तर सेम है। अब वो एक बढ़ाए मतलब 275 केल्विन कर दे और या कितना कर दे 2 डिग्री सेल्सियस, उत्तर एक ही है। ठीक है, इसका मतलब है कि 1 डिग्री बढ़ाओ तो डिग्री बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा 2 डिग्री सेल्सियस, तो केल्विन भी तो एक ही बढ़ता है, केल्विन कितना हो जाएगा 275 केल्विन, क्योंकि तुम्हें पता है 0 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होती है 273। अब तुम 2 डिग्री ले रहे हो तो उसमें बढ़ाओगे दो बढ़ाओगे तो कितने केल्विन बढ़ेंगे 275। तो यानी जितने डिग्री तुम बढ़ाते हो उतने केल्विन बढ़ते हैं, तो उतना बढ़ाने से वातावरण का ताप है उसमें ध्वनि की चाल कितनी बढ़ जाती है 0.61 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाती है। तो क्वेश्चन क्या आएगा, एक लिखो कि ध्वनि की चाल 25 डिग्री सेल्सियस पर 346 मीटर प्रति सेकंड है। ध्वनि की चाल 346 मीटर प्रति सेकंड है 25 डिग्री सेल्सियस पर, तो 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्या होगी, तो 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्या होगी, कि 346 मीटर प्रति सेकंड जो है चाल वो आपके पास किस ताप पर है 25 डिग्री सेल्सियस पर। आपसे कहता है कि 27 डिग्री सेल्सियस पर चाल क्या हो जाएगी, अभी तो पढ़ाया है, कितनी हो जाएगी
0.61 को 2 से गुणा करके ऐड कर दो, क्योंकि 1 डिग्री सेल्सियस पर कितनी बढ़ती है, 0.61 बढ़ती है, तो 2 पे कितनी बढ़ेगी, 2 से गुणा कर दो उसे और इसके साथ जोड़ दो। तो यानी 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हो तो कितनी बढ़ती है, 0.61। 2 बढ़ाओगे तो कितनी बढ़ेगी, डबल, तो कितनी आ जाएगी, 2, 2 छिक 12, यानी 1.22। तो इसमें ऐड कर दो 1.22, तो उत्तर कितना बन जाएगा, 347.22, और साथ में क्या लगाओ, मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन तुम्हारे लॉजिक में जब पूछा जाएगा तो ऐसा पूछा जाता है कि ध्वनि की चाल 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर 0.61 मीटर पर सेकंड बढ़ जाती है। तो बताइए 25 डिग्री पर अगर 346 हो तो 27 डिग्री पर होगी। तो आपने क्या करना है, 1 डिग्री सेल्सियस पे जो बढ़ती है, जितने डिग्री वो बढ़ा रहा है उससे क्या कर दो, गुणा, और उस पीछे वाले टेम्परेचर के साथ जोड़ दो। ऐसा ही एक और लिखो कि 22 डिग्री सेल्सियस पर 22 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल ऑक्सीजन गैस में, ध्वनि की चाल ऑक्सीजन गैस में 316 मीटर प्रति सेकंड है। ऑक्सीजन गैस में 316 मीटर प्रति सेकंड है। यदि 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ने पर, यदि 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल, 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल 0.6 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाए, ध्वनि की चाल 0.6 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाए, तो 25 डिग्री सेल्सियस पर, तो 25 डिग्री सेल्सियस पर ऑक्सीजन में ध्वनि की चाल होगी। तो 25 डिग्री सेल्सियस पर ऑक्सीजन में ध्वनि की चाल होगी। बताओ, सिंपल है, सब कुछ दे के पूछता है अगला, और हम इतने अनजान होते हैं कि कोई चीज़ उसमें प्रॉपर्टी फाइंड आउट नहीं कर सकते। सारी बातें अगले ने बोल के आपसे जवाब मांगा है, जैसे हमने पहले पढ़ा था वैसे ही अब है। 22 डिग्री सेल्सियस पर अगले ने चाल दे रखी है, कितनी है, 316। पहले तो वो लिखो, 22 डिग्री सेल्सियस वाली चाल लिखनी है कि 22 डिग्री सेल्सियस वेलोसिटी ऑफ साउंड इन ऑक्सीजन बी 316 मीटर पर सेकेंड। अब वो कहता है कि अगर 1 डिग्री तापमान बढ़ता है तो चाल कितनी बढ़ा दी जाती है, 0.6 मीटर प्रति सेकंड। तो इसको कितने डिग्री सेल्सियस बढ़ाया उसने, 3, तो कितनी बढ़ जाएगी, 6 तिये 18, 1 दशमलव कितनी, हाँ, तो ये इसमें ऐड कर दो 1.8, तो कितनी आ जाएगी आपके पास, 317.8 मीटर प्रति सेकंड। ये ध्वनि की चाल ऑक्सीजन में किस ताप पर निकाल दी आपने, 25 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, तो ये इस तरीके से क्या सिंपल क्वेश्चन देता है कई बार, तो याद रखो। तो सिंपल क्वेश्चन एक तो लॉजिक ये आता है कि अगर हम तापमान बढ़ा दें तो ध्वनि की चाल क्या होगी, तो उत्तर क्या लिखना आपने, बढ़ेगी। कि जब भी आप तापमान बढ़ाओगे तो तापमान बढ़ने के साथ, सिंपल लॉजिक क्वेश्चन भी ये भी आता है कि तापमान बढ़ने के साथ, तापमान बढ़ने के साथ ध्वनि की चाल होगी। कि तापमान जब बढ़ रहा है किसी माध्यम का तो वहां पर ध्वनि की चाल होगी, तो क्या होगी आपके पास, बढ़ेगी। जैसे दिन का समय होता है गर्मियों में, तो आपको क्या है, बाहर की आवाज स्पष्ट सुनाई नहीं देती। अगर एक बंदा बोल रहा है तो उसके साथ कई आवाजें इकट्ठी आ रही है, आपको सुनाई देगी। इसका मतलब क्या है, क्योंकि गर्मियों में दिन के समय तापमान क्या होता है, ज्यादा, तो ध्वनियों की चाल भी क्या होती है, ज्यादा। किसी सारी ध्वनियां जल्दी पहुंचने की कोशिश करेगी तो इकट्ठी ध्वनियां सुनाई देगी, तो आप स्पष्ट नहीं कर सकते कि कौन सी आवाज किसकी है। मान लो क्या परले कमरे में क्या कोई चुगली कर रही है, 5-6 लेडीज बैठी है, और इधर एक लेडीज है, उनकी आवाज सुनना चाहती है गर्मियों में, तो उसे स्पष्ट सुनाई नहीं दे पाता कि कौन सी चुगली फेंक रही है। ठीक है, क्यों, क्योंकि गर्मी के टाइम में तापमान क्या होता है, बढ़ जाता है, तो चाल सही से एडजस्ट नहीं हो पाती, क्योंकि चाल बढ़ जाती है। किसके कारण है,
तापमान के कारण। यही कहानी है दिन के समय चमगादड़ के साथ, कि जो गर्मी है दिन के समय में मौसम है तो उस टाइम आवाजें क्या चलती है ज्यादा, तो चमगादड़ को क्या है स्पष्ट नहीं हो पाता कि वो ध्वनि का परावर्तन कैसे करे। तो ये खेल इसी से टिका हुआ है। उसके बाद तापमान के बाद आता है आर्द्रता का प्रभाव। अब आपने याद रखना है आर्द्रता का क्या प्रभाव है। आर्द्रता, आर्द्रता का दूसरा शब्द क्या होता है, नमी, यानी इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर, कि जो मॉइस्चर का इफेक्ट है किस पर, वेलोसिटी ऑफ साउंड पर, वो क्या है, तो वो किस पर निर्भर करता है। आपने याद रखना है आर्द्रता जैसे ही बढ़ेगी तो घनत्व हमेशा घटेगा। ये दिमाग में रखना एक ही पॉइंट, कि आर्द्रता क्या होगी आपके पास, बढ़ेगी। नंबर एक, तो गैस का घनत्व क्या होगा, कम। गैस का घनत्व हमेशा क्या होगा, घटेगा। अब जब गैस का घनत्व घटेगा तो ध्वनि की चाल क्या होगी भाई, बढ़ेगी। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा था कि जैसे सर्दियों की रात होती है, ठीक है, उसमें आवाज कहाँ जाती है, दूर तक, क्योंकि सर्दियों की जो रातें होती हैं उनमें नमी क्या होती है, हमेशा ज्यादा। ऐसी बरसात वाली रात हो, उस दिन अगर क्या है कि तुम आवाज मारो और लोकल डे की आवाज से क्या जाती है, हमेशा ज्यादा दूर जाती है। क्यों, क्योंकि क्या है, आर्द्रता बढ़ने से गैस का घनत्व क्या हो जाता है, घट जाता है, तो ध्वनि की चाल क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ध्वनि की चाल बढ़ेगी, क्योंकि ये तो आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा है लाप्लास संशोधन, और न्यूटन की जो क्या है खास बात थी, वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इक्वल टू बी बाय आपने क्या लिखा था, डी, और वेलोसिटी ऑफ साउंड विच इज इक्वल टू गामा पी, और बाय में क्या लिखा था, डी। डी कहाँ पड़ी है, नीचे। डेंसिटी कहाँ है, नीचे। तो अब घनत्व अगर घटता है तो घनत्व तो नीचे पड़ा है, तो ऊपर वाली चीज हमेशा क्या होगी, बढ़ेगी। तो इसलिए आर्द्रता के मौसम में, नमी के मौसम में ध्वनि की चाल की बात की जाएगी तो ध्वनि की चाल हमेशा क्या होगी, बढ़ेगी। और खास तौर पर एक गैस में तरंग और आवृत्ति की बात करता है। यह भी याद कर लो कि तरंग धैर्य और आवृत्ति का प्रभाव, तरंग धैर्य और प्लस आवृत्ति का प्रभाव, कोई प्रभाव नहीं होता अगर गैस में, यानी एक माध्यम में, एक ही माध्यम में बात करें, याद रखो एक माध्यम में कोई प्रभाव नहीं होता, एक माध्यम में कोई प्रभाव नहीं होता। किस पर, ना तो आवृत्ति बदलती और ना ही तरंग धैर्य बदलती। जब मान लो यहां से तरंग वहां जा रही है ध्वनि की, तो एक ही माध्यम है, गैस में काम चला रही है, गैस में जा रही है, तो ना तो तरंग धैर्य बदलती और ना ही आवृत्ति बदलती। लेकिन एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए तब गड़बड़ पैदा हो जाती है, तब तरंग धैर्य क्या होती है, बदल जाती है, और आवृत्ति क्या रहती है, एज इट इज रहती है। ये क्वेश्चन भी बड़ा खास है। अगर ऐसा होता कि एक माध्यम में अगर प्रभाव हो जाता, मान लो क्या है, तरंग तो एक ही है, आवृत्ति भी क्या है, एक है। अब भिन्न भिन्न आवृत्तियों की ध्वनि अगर तुम सुनते, तो मान लो क्या डीजे बज रहा है, ठीक है, ऑर्केस्ट्रा चल रही है, तो तुम कभी डांस नहीं कर पाते अगर ये चीज बदल जाती। क्यों, क्योंकि तुम हवा में सुन रहे हो, डीजे जहां बजता है वहां आपके चारों तरफ क्या है, गैस है, और गैस है तो बब्बूमान की सुनाई बाद में आती, पहले क्या ढोल धमाके की आवाज आ जाती अगर ऐसा कुछ होता। इसीलिए क्या है, ना तो उसकी तरंग धैर्य पे परिवर्तन होता और ना ही क्या है, आवृत्ति पे कोई प्रभाव होता। कब, जब हम ध्वनि की चाल को किस में पढ़ते हैं, केवल और केवल है एक माध्यम में। लेकिन अगर ध्वनि की चाल एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, मान लीजिए ध्वनि कभी भी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए, तो क्या होगा, तो तरंग धैर्य और आवृत्ति क्या होगी, जाए तो तरंग धैर्य और आवृत्ति पर प्रभाव क्या होगा, तो तरंग धैर्य प्लस आवृत्ति पर प्रभाव। तो इफेक्ट देखा जाएगा इसकी वेवलेंथ पे और इसकी फ्रीक्वेंसी पे, तो इस पर तो कोई परिवर्तन नहीं होता। याद रखना, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ध्वनि जाती है
तो उसकी फ्रीक्वेंसी पर कोई इफेक्ट नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता फ्रीक्वेंसी पे। लेकिन तरंग धैर्य क्या होती है, बदल जाती है। कब? जब एक माध्यम से कहाँ जाएगी, दूसरे माध्यम में। क्यों भाई, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप लोगों को पढ़ाया है कि जब ध्वनि ठोस में चलती है तो उसकी चाल क्या होती है, सबसे ज्यादा। और वही ध्वनि अगर द्रव में आ जाए तो चाल क्या हो जाएगी, घट जाएगी। और वही ध्वनि द्रव से उठ के कहाँ आ जाए, हवा में, तो चाल और क्या हो जाएगी, घट जाएगी। मतलब लगातार उसके ऊपर किसका प्रभाव पड़ रहा है, तरंग। तो तरंग धैर्य है वो बदल जाती है जब ध्वनि एक माध्यम से कहाँ जाती है, दूसरे माध्यम में जाती है। ये पॉइंट बहुत खास है। एक ही चीज का प्रभाव नहीं होता, किस पर नहीं होता, आवृत्ति। आवृत्ति नहीं बदलती जब ध्वनि एक माध्यम से कहाँ जाती है, दूसरे। यही क्वेश्चन आता है एग्जाम में, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन दिया आएगा कि जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो कौन सी भौतिक राशि परिवर्तित होती है। तो परिवर्तित होने वाली चीज क्या होती है, तरंग धैर्य। और यूं ही उल्टा पूछता है कि कौन सी भौतिक राशि परिवर्तित नहीं होती, तो आपका जवाब क्या है, आवर्ती। बस दो इफेक्ट याद रखने हैं, ठीक है। आगे अब एक आता है ध्वनि बूम क्या होता है। व्हाट इज द साउंड बूम। ध्वनि बूम, बूम का मतलब बम्ब, यानी बम्ब जैसी प्रकृति पैदा करती है ध्वनि। कैसे? कि जैसे आप लोगों ने सुना होगा, लड़ाकू विमान अगर बिल्डिंग के पास से होके गुजरे तो खिड़कियों के कांच टूट सकते हैं, किसके कारण। इसी तरीके से कोई भी क्या है, रॉकेट जो छोड़ा जाता है और वो बिल्डिंग के बिल्कुल पास से गुजरे तो खिड़कियों के कांच क्या हो सकते हैं, टूट सकते हैं। ऐसे ही कहीं से मशीन गन चलाई जा रही है और उसके पास कोई क्या है, नजदीक में खिड़की है या और है, तो उसके भी कांच टूटने की क्या रहती है, आशंका रहती है। ये कारण किसका, सारा का सारा ध्वनि बूम। तो ध्वनि बूम पैदा किससे होती है, ध्वनि बूम को कहते क्या है, ध्वनि बूम को हम परघाती तरंगें कहते हैं, लिख लो। इनको हम शॉकिंग वेव कहा जाता है। परघात का मतलब है शौक पैदा करना अंदर, ठीक है। तो इनको स्पेशली क्या कहा जाता है, शॉकिंग वेव। क्वेश्चन आता है ये कि शॉकिंग वेव आपके पास क्या पैदा करती है। तो जो परघाती तरंगें हैं वो क्या पैदा करती है, ध्वनि बूम। और ध्वनि बूम पैदा करने वाली जो वस्तुएं होती है, जैसे क्या है, मशीन गन। एक तो होगी मशीन गन। मशीन गन आर्मी में देखी होगी आपने, जो लंबी लंबी इतनी इतनी लंबी बुलेट वाली क्या पट्टा चलता है, ठीक है। उसको चलाने के लिए जो बंदा टर्मिनेटर होता है वो क्या रखता है, ईयरमफ रखता है, गॉगल्स रखता है, वरना उसके भी कान के पर्दे क्या साफ हो सकते हैं, ठीक है। और चेस्ट कंट्रोलर रखता है ताकि वाइब्रेशन उसकी चेस्ट में ना जाए, ठीक है, वरना हार्ट अटैक हो सकता है। तो मशीन गन होगी नंबर एक। दूसरे क्या होगी, जेट विमान। कि जेट जो वायुयान होते हैं, जेट वायुयान, लड़ाकू वायुयान, और आपके पास छोड़े गए क्या है, रॉकेट्स, ठीक है। तो इन सब के द्वारा जो ध्वनि पैदा होती है, इनके द्वारा जो ध्वनि उत्पन्न होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है, उसे कौन सी ध्वनि कहा जाता है भाई, उनको कौन सी तरंगें कहते हैं आप। जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसे हम प्राध्वनिक कहते हैं। याद कर लो कि इनसे पैदा होने वाली जो ध्वनि होती है उसे क्या कहते हैं आप, प्राध्वनिक। तो प्राध्वनिक वेव्स ही होती है। यानी इनको अगर हम अलग से नाम दें तो इनको एक नाम और दिया जाता है। ये साउंड कौन सी होती है, पैरासोनिक होती है। जैसे आपने पढ़ा ना, इंफ्रासोनिक, सोनिक और अल्ट्रासोनिक। इनके बाद दो नाम और आते हैं, एक आते हैं पैरासोनिक, एक आता है अल्ट्रा पैरासोनिक। एक होती है प्राध्वनिक, एक होती है अति प्राध्वनिक। उनके भी नाम लिखवाएंगे वो क्या होती है। अब पूछा जाता है परघाती तरंगों का आकार कैसा होता है, इनका आकार कैसा होता है। यह बहुत तगड़ा क्वेश्चन है भाई। कि जब आपके पास एरोप्लेन है, एरोप्लेन जब भी आपके पास इस साउंड को प्रोड्यूस करती है तो यहां से क्या है, बूम बनाती है ऐसे, और इसकी जो शेप निकलती है वो इस शेप में आती है, ये शेप बनती है। कभी देखना
एरोप्लेन कभी यूट्यूब पे शॉर्ट्स आती है, उन शॉर्ट्स में क्या है, करतब दिखाए जाते हैं, और वो जब जेट को उड़ाते हैं तो एकदम से बूम बनाते हैं, और उनकी शेप क्या है, उस ब्लावर के पीछे गोलाकार में निकलती है, लेकिन वो निकलती क्या है, इस तरीके से निकलती है, इस तरीके से निकलती है। तो ये आकार कैसा है जो हमने बना रखा है, जोकर वाली टोपी। जोकर वाली टोपी की शेप क्या होती है, शंक्वाकार। तो इनका जो आकार होता है वो कैसा होता है, कॉनिकल शेप होती है। ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कैसे आएगा कि प्रघाती तरंगों का आकार क्या होता है। अब हमने कभी प्रघाती तरंग देखी नहीं तो हम आकार क्या बताएंगे। तो प्रघाती तरंगें तुम देख सकते हो जब करतब दिखाए जाते हैं, शॉट्स आती है बहुत ज्यादा एरोप्लेन्स की जिसमें करतब दिखाते हैं, जब पायलट उड़ाता है उसे, तो उसकी शेप आप बिल्कुल नंगी आंखों से देख सकते हो, ये बन रही है। खास करके वो बना के दिखाता है इस बूम को। तो ये बूम क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि जब युद्ध होता है तो युद्ध के दौरान क्या है, जब घोड़े फेंक दिए जाते हैं और उन सैनिकों को क्या है विचलित करना हो, तो क्या पैदा की जाती है, ध्वनि बूम पैदा की जाती है। क्योंकि इसका सीधा असर कहाँ होता है, कानों पे, और कहाँ होता है, मस्तिष्क और हार्ट पे होता है। ठीक है, इसलिए क्या बंदे को बिचड़ाना होता है, कहते हैं बिचड़ गयो। ठीक है, लाना कुछ और होता है, फिर लाएगा कुछ और। ठीक है, चलानी होगी गोली, फेंकेगा तरबूज। ठीक है, तो ये स्थितियां पैदा की जाती है युद्ध में। युद्ध में जो पैदा करने के लिए जो जेट विमान का एक खास हथियार होता है वो क्या पैदा करता है, ध्वनि बूम पैदा करता है। और ध्वनि बूम में कौन सी तरंगें होती है ये पूछा जाए तो कौन सी होती है, प्रघाती। प्रघाती तरंगों को खास तौर पे कौन सी ध्वनि कहा जाता है, प्राध्वनिक, पैरासोनिक बोलते हैं। आकार पूछे तो कैसा होता है इनका, शंक्वाकार। ये खास टैग है। अब इनकी जो प्रॉपर्टी आएगी वो आगे बताते हैं। देखो मैक नंबर, अब यही चीज पढ़नी है हमने कि मैक संख्या क्या होती है। इसके बाद 2 पॉइंट और लिखेंगे इनके। मैक संख्या, आपसे पूछा जाता है व्हाट इज द मैक नंबर। मैक संख्या क्या होती है। आजकल परिभाषाएं ज्यादा आती है, परिभाषाएं खास तौर पे याद रखो। क्या आपसे पूछ ले मैक संख्या क्या है, ऑप्शन ऐसे आएंगे कि मैक संख्या क्या है। तो पहला पॉइंट पता है क्या दिया मिलेगा कि 332 मीटर प्रति सेकंड की चाल वाली ध्वनि, नंबर 1। नंबर 2, वायु में ध्वनि की चाल के सापेक्ष, ध्वनि की चाल के सापेक्ष वस्तु की चाल, नंबर 2 ये होगा। नंबर 3 लिखेगा माध्यम में वस्तु की चाल, माध्यम में वस्तु की चाल। और चौथा लिख देगा ध्वनि की उच्चतम चाल, ध्वनि की उच्चतम चाल। अब ये क्वेश्चन इसी प्रकार से आता है, स्टैंडर्ड बनता है इस क्वेश्चन का कि व्हाट इज द मैक नंबर, मैक संख्या क्या होती है। तो क्या जवाब होना चाहिए हमारे पास है, बी ऑप्शन होगा इसका कि वायु में जो ध्वनि के चाल के सापेक्ष वस्तु की जो चाल होती है उसी को हम मैक नंबर कहते हैं। मतलब ये एक अनुपात है, किसका अनुपात है कि वस्तु की चाल, वस्तु की चाल, वस्तु की चाल लिखोगे ऊपर क्योंकि सापेक्ष पहले है और उसके बाद क्या है, वस्तु है। तो वस्तु की चाल और नीचे लिखोगे ध्वनि की चाल, एक ही माध्यम में, कि जिस माध्यम में वस्तु है उसी माध्यम में ध्वनि लोगे। इन दोनों का जो अनुपात लिया जाता है इसी को क्या कहते हैं, मैक संख्या। तो मैक संख्या क्या होती है, वस्तु की चाल और बटे में क्या लेना है, ध्वनि की चाल। जैसे वायु है, वायु में क्या उड़ती है, वायुयान। तो वायुयान जो उड़ रही है उसको हम मापते हैं, तो किस में मापते हैं, चाल है, मैक संख्या में। तो क्वेश्चन आता है कि वायुयान की चाल का मापन, वायुयान की चाल का जो मापन होता है वो किस में होता है। तो वायुयान की चाल का मापन किस में करते हैं, मैक संख्या। जेट विमान का मापन किस में करते हैं, मैक संख्या। इसके अलावा रॉकेट का भी मापन करते हैं तो किस में करते हैं, मैक संख्या। तो क्वेश्चन क्या आता है, मैक संख्या खास तौर पर किन वस्तुओं के लिए होती है। तो मैक संख्या उन वस्तुओं के लिए होती है जिनकी ध्वनि, जिनकी चाल ध्वनि की चाल के बराबर या उससे क्या हो, ज्यादा। तो उनको हम किस में निर्धारित करते हैं, मैक संख्या। अब जैसे मान लो मैक संख्या, एक मैक संख्या क्या होती है, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है।
एक मैक संख्या क्या होती है? तो एक मैक संख्या का मतलब क्या होगा भाई? दोनों बराबर होंगी, क्योंकि अनुपात था वस्तु की चाल बटे में ध्वनि की चाल। तो ध्वनि की चाल कितनी लेते हो वायु में? 332 मीटर प्रति सेकंड। तो वस्तु की भी चाल कितनी होनी चाहिए? 332 मीटर प्रति सेकंड। तो यानी वस्तु की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड हो तो उसे हम कितनी मैक संख्या बोल सकते हैं? एक मैक संख्या बोल सकते हैं। कैसे? क्योंकि हम अनुपात लेते हैं मैक संख्या के लिए, वस्तु की चाल कहाँ रखते हैं? ऊपर, और ध्वनि की चाल कहाँ रखते हैं? नीचे। दोनों की वैल्यू कितनी है? 332। उत्तर कितना आएगा? कट के 1। क्योंकि वस्तु किस चाल से चले कि वो एक मैक संख्या कहलाए, तो वस्तु को किस चाल से चलना पड़ेगा? ध्वनि की चाल से। ध्वनि की चाल कितनी होती है? 332 मीटर प्रति सेकंड। अब एक क्वेश्चन लिखो, वायुयान की चाल 2 मैक संख्या है। वायुयान की चाल 2 मैक संख्या है तो एसआई मात्रक में होगी। वायुयान की चाल 2 मैक संख्या है तो एसआई मात्रक में होगी। हाँ, क्योंकि जितने मैक बोले हैं उनको 332 से गुणा करनी है मीटर प्रति सेकंड में निकालने के लिए। अगर मैक निकालनी है तो वस्तु की चाल को 332 से भाग देना है, और मैक दे रखा है और तुम्हें मीटर प्रति सेकंड निकालना है तो तुम 332 से क्या करोगे? गुणा। अब उसने कहा है वायुयान की चाल कितने मैक नंबर है? 2 मैक है, और इसको तुम किस में बदलना चाहते हो? मीटर प्रति सेकंड। तो आप गुणा करोगे किससे? 332 मीटर प्रति सेकंड से। तो कितनी हो जाएगी आपके पास? 664 मीटर प्रति सेकंड आ गया। तो यानी जब कभी भी मैक निकालना हो तो 332 से भाग दो, और मैक से मीटर प्रति सेकंड निकालना हो तो 332 से क्या करनी है? गुणा। एक ऐसा ही और लिखो, रॉकेट की चाल 5 मैक संख्या हो। रॉकेट की चाल 5 मैक संख्या हो तो एसआई मात्रक में होगी। कि एक रॉकेट है, रॉकेट की चाल 5 मैक नंबर है, यानी रॉकेट हैव वेलोसिटी और स्पीड भी 5 मैक, तो इन मीटर प्रति सेकंड। यानी आपको किस में निकालनी है? मीटर प्रति सेकंड। यानी एसआई मात्रक में निकालनी है तो कितनी होगी? 332 को 5 से गुणा करनी है तो कितनी आ जाएगी? हाँ, तो यानी 1660 आ गई। तो आपके पास जो भी मैक दे रखी है, इस दी गई मैक को 332 से गुणा करनी है आपको। बस ये आपके पास उत्तर किस में आ जाएगा? मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा। ठीक है, तो मैक से मीटर में जाना है तो 332 से गुणा करो, और मीटर प्रति सेकंड से मैक में आना है तो 332 से भाग दो। ठीक है, अब बात आती है कि 0 से लगभग 3 मैक की चाल वाली वस्तुएं क्या कहलाती है? कि जो 0 से लगभग 3 मैक की चाल वाली वस्तुएं होती हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम क्या कहते हैं? पैरासोनिक कहते हैं। क्या कहते हैं? पैरासोनिक। पैरासोनिक में अभी भी मैंने चीजें लिखी थी कुछ कि ये सारी की सारी लगभग क्या है? पैरासोनिक। और यही वस्तुएं अगर उच्च ध्वनि चाल पैदा करे, यानी और तेजी से चले, तो मतलब 3 से कहां आ जाए? 5। 3 से 5 आ जाएगी तो इन्हें हम वर्ड क्या दे देंगे? अल्ट्रा पैरासोनिक। अल्ट्रा पैरासोनिक साउंड जो पैदा करने वाली वस्तुएं होती है, इन्हें हिंदी में कहते हैं अति पराध्वनिक। अति पराध्वनिक वस्तुएं। अति पराध्वनिक जो वस्तुएं होती है उनकी मैक क्या होती है? तो उनकी मैक 3 से 5 तक होती है, और 0 से 3 तक होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? पैरासोनिक, यानी पराध्वनिक बोलते हैं। तो पराध्वनिक तरंगों की मैक संख्या कहां से कहां होती है? 0 से 3, और 3 से 5 आ जाए तो क्या याद रखना है? अल्ट्रा पैरासोनिक। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बड़े खास थे, ध्वनि बूम वाले क्वेश्चन नहीं भूलने, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके बाद आती है 2 गुण। ध्वनि की 2 क्रियाएं आती है। वो गुण क्या है? एक फिनोमिना है, स्वायत्त है,
जैसे आपने पढ़ा है प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन, वैसे ध्वनि में भी क्या होता है, अपवर्तन और परावर्तन। पहले लिख लो ध्वनि की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है, उसके बाद आगे चलते हैं कि जो ध्वनि की तरंग दैर्घ्य होती है वो लगभग कितनी होती है। जो इसकी तरंग दैर्घ्य आंकी जाती है वो लगभग कितनी आंकी जाती है, 1 मीटर। कि जो ध्वनि तरंगें होती है उनकी तरंग दैर्घ्य लगभग कितनी होती है, 1 मीटर। अब ध्वनि के लिए ध्वनि की घटनाएं यानी फिनोमिनाज ऑफ साउंड, तो पहला फिनोमिना जो हमने पढ़ना है वो आपके पास परावर्तन। परावर्तन में 2 घटनाएं आती है। एक परावर्तन में क्या आता है आप लोगों ने पढ़ा है, जिसे हम कहते हैं इको। मैंने बताया था इको। इको को हम नाम देते हैं प्रतिध्वनि। कि परावर्तन में जो ध्वनि वापिस उसी माध्यम में आ जाए तो उसे क्या कहा जाता है, कि जैसे ध्वनि टकराई और वापिस आ जाए तो इसको नाम क्या देना है, प्रतिध्वनि। और दूसरी जो घटना होती है उसे बोलते हैं रिवर्ब्रेशन। रिवर्ब्रेशन जो होती है ये हिंदी में क्या कहलाती है, अनुरणन। अनुरणन, इनके उपयोग खास तौर पर इक्को का प्रयोग होता है। अगर तुमसे पूछे ईसीजी की फुल फॉर्म क्या है, ध्वनि के चलते, और ईसीजी की फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रिक के चलते। कहते हैं ना बोले ईसीजी करवाई है, तो यही क्वेश्चन आता है। ईसीजी की फुल फॉर्म, ईसीजी का पूरा नाम ध्वनि के प्रति होता है क्या, ध्वनि के लिए होता है क्या, कि जब ईसीजी ध्वनि से हो तो उसे क्या कहा जाता है। और जब क्या है, गर्भ में पल रहे बच्चे की अनियमितताओं का पता लगाना हो, उसके किसी विकार का पता लगाना हो, तो फोएटस इन यूटेरस ऑल इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज अप टू बर्थ हैव टू बी एनालिज्ड बाय विच डायग्नोसिस। ठीक है, कि जन्म से पहले तक की जितनी अनियमितताएं उसके गर्भ में है वो सारी की सारी कहां से पता करते हैं, अपन ध्वनि के आधार पे करते हैं। उसे कहते हैं हम अल्ट्रासाउंड करवाते हैं ना, अल्ट्रासाउंड बच्चे के लिए, तो अल्ट्रासोनोग्राफी बोलते हैं उसे। कहा जाता है कि जो ध्वनि के संकेत विद्युत के संकेत में बदलकर मॉनिटर पे आंके जाते हैं, तो जो ध्वनि संकेत विद्युत में बदलकर मॉनिटर पे आ जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, अल्ट्रासोनोग्राफ कहा जाता है। और उस विधि को क्या कहा जाता है, अल्ट्रासोनोग्राफी। वैसे ही हृदय का प्रतिबिंब भी ध्वनि के परिवर्तन से प्राप्त किया जा सकता है। उसको स्पेशली क्या कहा जाता है, ईसीजी। और ईसीजी का पूरा नाम ध्वनि के लिए क्या होता है, एक होता है आपके पास इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी वर्ड, लेकिन जब ध्वनि की बात आए तो तुमने वर्ड क्या याद रखना है, इकोकार्डियोग्राफी। कि ध्वनि अपने परिवर्तन के आधार पर जो हृदय का प्रतिबिंब देती है उसे क्या कहा जाता है, प्रतिध्वनि का शब्द है तो क्या आएगा, इको। तो इसलिए बताएंगे अभी इको कहाँ काम आती है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी में काम आती है, ईसीजी में काम आती है। तो है क्या, ध्वनि की खास तौर पर परावर्तन की घटनाएं पूछे तो 2 ही होती है, इको और क्या, रिवर्बरेशन। इसका मतलब क्या है, प्रतिध्वनि कब होती है, कि ये लगातार बार बार उसी माध्यम में ध्वनि का परिवर्तन होगा जहां से ध्वनि आ रही है, उसे कहते हैं हम प्रतिध्वनि, इको। लेकिन आपने ध्वनि बोल दी, बंद कर दी, उसके बाद भी ध्वनि सुनाई दे रही है, उसे क्या कहते हैं, अनुरणन। जैसे बादल गरजे, बादल एक बार गरज गया, बिजली कड़क गई, फिर उसके बाद भी वो गर्जना क्या आपको सुनाई देती है लगातार, यानी ध्वनि तो बंद होगी, कड़क के बादल तो हो गया बंद, लेकिन फिर भी ध्वनि आ रही है बार बार, उसे क्या कहोगे, रिवर्बरेशन। लेकिन आवाज भी चल रही है और परावर्तन भी हो रहा है तो उसे क्या कहोगे आप, प्रतिध्वनि। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब देखो परावर्तन क्या है ध्वनि का, इसको लिख लेना। ध्वनि का परावर्तन, ध्वनि का परावर्तन क्या होता है, तो ध्वनि तरंगों का, कि जो आपकी ध्वनि तरंगे हैं, ध्वनि तरंगों का वापिस उसी माध्यम में लौट आना, वापिस उसी माध्यम में लौट आना, किसी पटल से टकराकर, किसी पटल से टकराकर, कि कोई भी पटल है उससे टकराकर वो तरंगे वापिस उसी माध्यम में आ जाए तो उसे हम
क्या कहते हैं ध्वनि का परावर्तन, यानी इसे इंग्लिश में बोलें तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। अगर आपसे पूछे कि सेंसिबल साउंड मूवमेंट फॉर ह्यूमन ब्रेन, कि मनुष्य के मस्तिष्क के लिए जो ध्वनि की संवेदना है वो कितने समय तक रुकती है, 0.1 सेकंड तक। लिख लो, खास यही तो है कि जैसे हमारे मस्तिष्क में टकरा के ध्वनि की जो संवेदना बनी रहेगी वो कितने सेकंड बनी रहेगी, 0.1 सेकंड। तो ये क्वेश्चन यहीं से पैदा होता है कि मनुष्य के मस्तिष्क में ध्वनि संवेदना कितने समय तक होती है, ध्वनि की जो संवेदना है वो कितने समय तक के लिए होती है। तो वो कितने समय के लिए होती है भाई, 0.1 सेकंड, 0.1 सेकंड समय के लिए होती है। तो इसीलिए कहीं से ध्वनि टकराकर वापिस आपको सुनाई देगी तो उसका समय कितना होना चाहिए, 0.1 सेकंड होना चाहिए। जैसे कोई बंदा बोल रहा है और उसको वो वापिस ध्वनि सुनाई दे तो इसके लिए समय सिर्फ कितना होना चाहिए, 0.1 सेकंड। तो इसलिए उस वस्तु की दूरी बता सकते हो आप कितनी होगी, वो भी निकालेंगे आप। तो इसलिए मनुष्य कोई बोले और उसकी ध्वनि वापिस उसे सुनाई दे कितने सेकंड के बाद, 0.1 सेकंड के बाद, तो उन दोनों वस्तुओं के बीच दूरी क्या होगी, मनुष्य के बीच और जिस जगह टकरा के ध्वनि वापिस आई है उसके बीच। तो यही क्वेश्चन आएगा, आगे बताएंगे। अब प्रतिध्वनि क्या है, परावर्तन तो आपने पढ़ दिया, प्रतिध्वनि क्या होता है कि ध्वनि स्रोत की ध्वनि का लगातार परावर्तन हो और वो परावर्तन कितने समय के लिए हो, 0.1 सेकंड के लिए, उसी को हम क्या कहते हैं, इको कहते हैं। यानी ध्वनि का स्रोत चलता रहेगा, लगातार परावर्तन भी होता रहेगा। अल्ट्रासाउंड में यही तो होता है, अल्ट्रासाउंड होता है तो उसमें लगातार क्या है, वो अपने उस इंस्ट्रूमेंट को घुमाएगा, वो लगातार घुमाएगा। ये तो है नहीं कि एक बार स्विच ऑन कर दिया और अब बंद कर दिया और अब घुमाता रहेगा, काम ही नहीं करेगा। इसका मतलब इंस्ट्रूमेंट रन करेगा और वो लगातार क्या करेगा, उसे एनालाइज करेगा। तो इसलिए अल्ट्रा जो साउंड है वो आपके पास कौन से परिघटना पे काम करता है, प्रतिध्वनि। तो यही चीज है कि ध्वनि स्रोत की ध्वनि का कैसा परावर्तन होना चाहिए, लगातार कॉन्टिन्यूअस रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड ऑफ अ साउंड सोर्स, इट इज नोन टू बी इको। इसी को कहते हैं हम क्या, इको। इसलिए समंदर में इको साउंड यूज होता है और मनुष्य की अगर कोई डायग्नोसिस करनी है तो उसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है, अल्ट्रासाउंड। तो लिख लो, अल्ट्रासाउंड में ध्वनि की कौन सी परिघटना होती है, तो अल्ट्रासाउंड में ध्वनि किस पर काम करती है, तो अल्ट्रासाउंड में ध्वनि किस पर काम करती है, प्रतिध्वनि इको पे काम करती है। और अल्ट्रासाउंड में होता क्या है, जैसे क्या है, गुर्दे की पत्थरी का पता लगाना, पित्त की पत्थरी का पता लगाना, ठीक है, इस तरीके से अर्बुद का पता लगाना यानी ट्यूमर्स का। तो ये, और बच्चा जो पल रहा है गर्भ में उसका पता लगाना, उसकी अनियमितताएं देखना, ये सारे के सारे काम किससे करते हो आप लोग, अल्ट्रासाउंड से ही तो करते हो। कहते हैं ना कि पेट में कोई गड़बड़ हो जाए और डॉक्टर के समझ ना आए तो डॉक्टर क्या कहता है, अल्ट्रासाउंड करवाओ। मान लो लगातार किसी को एसिडिटी हो रही है, एसिडिटी का इलाज डॉक्टर ने कर दिया, सारे टेस्ट करवा दिए, उसमें कुछ नहीं आ रहा, फिर डॉक्टर लास्ट में कहता है कि आपको साथ में क्या करवाना है, अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड से किस चीज का पता चलता है, अल्सर का, ठीक है। तो अल्सर का मतलब क्या, अंदर क्या स्थिति पैदा हो सकती है, अल्सर के एक्सट्रीम पॉइंट को कहते हैं हम ट्यूमर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे ऊतकों में अनियमितताओं का पता लगाया जाता है ध्वनि के द्वारा। उसे क्या बोलते हैं, उसे क्या कहते हैं अपन, अल्ट्रासाउंड ही तो कहते हैं। तो यानी ध्वनि के द्वारा होता है और हमारी अनियमितताएं किसकी, ऊतक की, टिश्यूज की, वो पता चलती है तो उसे हम स्पेशली क्या वर्ड देते हैं, अल्ट्रासाउंड। और अल्ट्रासाउंड काम किस पे करता है, प्रतिध्वनि पे काम करता है। तो अब अल्ट्रासाउंड के उपयोग कहां कहां होते हैं, लिख दो कि जैसे गुर्दे की, पित्त, ठीक है, हृदय, इसके अलावा गर्भ, इन चीजों की जो क्या है, जांच पड़ताल की जाती है और उसके लिए ध्वनि का प्रयोग जो होता है उसे खास तौर पर हम कौन सा वर्ड देते हैं, अल्ट्रासाउंड। तो इसमें एक क्वेश्चन ये आता है
कि ध्वनि संकेतों को विद्युत संकेतों में बदलकर, ध्वनि संकेतों को वैद्युत संकेतों में बदलकर मॉनिटर स्क्रीन पर लाना या देखना क्या कहलाता है? यही होता है अल्ट्रासाउंड में। कभी देख लेना, फिर उसके बाद वो पर्ची सी निकाल के देता है। ठीक है, पहले जब कभी अल्ट्रासाउंड देखा होगा आपने, तो अल्ट्रासाउंड मशीन जैसे रन करता है तो उसके साथ एक स्क्रीन लगी होती है, उस पर दिखता है। ठीक है, वो दिखता है, इसका मतलब वो मॉनिटर है। तो उसने क्या किया, पहले कौन से सिग्नल प्रयोग किए? साउंड। फिर उनको किस में बदला उसने? इलेक्ट्रिक। और फिर उसको कहां पे देख रहा है? वो मॉनिटर। तो इसको कहते क्या है? अल्ट्रासोनोग्राफी। क्या बोलते हैं इसे? अल्ट्रासोनोग्राफी। ये खास क्वेश्चन है कि अल्ट्रासोनोग्राफी जो होती है, अल्ट्रासोनोस्कोपी फिनोमिना तो कहलाता है अल्ट्रासोनोस्कोपी, और जो पर्ची सी काट के देता है उसको क्या कहते हैं अपन? अल्ट्रासोनोग्राफी। तो देखना कहलाता है अल्ट्रासोनोस्कोपी, और जो पर्ची निकाल के देगा तुम्हें, लेटर सा दे देता है जिसपे बताता है कि आप उसमें देख नहीं सकते, ना आप उसमें कुछ बचा सकते कि क्या है। जिसने उस चीज को पढ़ा है, परखा है, वो उस चीज के एनालिसिस को पढ़ेगा कि उसमें डॉट्स लगे होते हैं साथ में कि इसको 0.2 mm का स्टोन है या 0.2 mm की वाटर बॉल्स बनी हुई है। अनियमितताएं दिखाएगा वो, तो अनियमितताएं ही पढ़ के बताया जाता है। अल्ट्रासाउंड से थोड़ा पता चलता है। अल्ट्रासाउंड में कुछ टैग होते हैं, बीम्स होती है, वो पढ़नी होती है, वो पढ़नी सिखाई जाती है कि कैसे पढ़ेंगे हम। तो इसलिए अल्ट्रासाउंड को भी तुम पढ़ सकते हो। कैसे पढ़ोगे? जो डाटा एनालिसिस होता है उसके आधार पर आप बता सकते हो क्या है। तो इसीलिए डॉक्टर को वही चीज देखने को मिलती है। डॉक्टर वो देख के पढ़ के कहता है कि भाई साहब आपको ये है, और फिर वो क्या? दवाइयां लिखता है, उससे क्या? उस चीज को ट्रीट किया जाता है। तो इसलिए ध्वनि के आधार पर जो डायग्नोसिस होती है, निवाद करते हैं हम, तो निवारण करते हैं, तो वो क्या कहलाती है? आपकी इको के आधार पे क्या काम होता है? अल्ट्रासाउंड। मॉनिटर पे लाना क्या कहलाता है? अल्ट्रासोनोग्राफी। तो इससे किस किस अंगों का खास तौर पर पता लगाया जाता है? गुर्दा, पित्त, हृदय और क्या है? गर्भ। इनमें खास चीज पर ये अटैक कहां करती है, इन चीजों में ये किसको देखती है? तो एक ही चीज को सबसे ज्यादा पहचानती है, किसको? उत्तक की अनियमितताओं को। कि मनुष्य के शरीर की जो भी अंग हैं उनके उत्तक की अनियमितताओं का पता लगाया जाता है किससे? तो अल्ट्रासाउंड डायग्नोसिस से किया जाता है। ये क्वेश्चन कथन में आते हैं, बड़े तकड़े क्वेश्चन है। आगे इसी तरीके से ध्वनि संकेतों से क्वेश्चन आएगा कि ध्वनि संकेतों से मानव शरीर के अर्बुद का पता लगाना। अर्बुद क्या चीज होती है? अभी बताया मैंने। अर्बुद होती है ट्यूमर। कि ट्यूमर का पता लगाना, अर्बुद का पता लगाना कौन सी विधि है? विधि कौन सी होती है? अल्ट्रासाउंड। इस विधि को क्या कहते हैं आप? अल्ट्रासाउंड विधि है। और काम किसके अंतर्गत करती है? अल्ट्रासोनोस्कोपी के अंदर काम करती है। और जब वो पूरा एनालिसिस देती है उसे क्या कहते हैं? अल्ट्रासोनोग्राफी। ग्राफी का मतलब रिपोर्ट है, जो ग्राफ पे आती है, कागज पे आती है, उसे ग्राफी बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये किस पे काम करती है? नंबर 1, ध्वनि की अगर पूछे घटना, तो ये ध्वनि की घटना कौन सी है? प्रतिध्वनि। उपकरण का उपयोग करते हो उसे क्या कहते हैं आप? अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड जो काम करती है उसे बोलते हैं अल्ट्रासोनोस्कोपी। अल्ट्रासोनोस्कोपी। और अल्ट्रासोनोस्कोपी एनालिसिस यानी जो घटा के सब कुछ कागज पे देती है उसे क्या कहते हैं हम? अल्ट्रासोनोग्राफी। ये चीज होती है। क्योंकि आप पढ़ोगे तो आप तब पढ़ोगे जब उसने क्या? वो ग्राफ दिया है तुम्हें। डॉक्टर उस ग्राफ को देख के पढ़ता है। ठीक है, सीधा पता आंकलन नहीं होता, सीधा तो बस मॉनिटर पे आंकलन होता है, वो अल्ट्रासोनोस्कोपी है। डॉक्टर पढ़ के बताएगा तो वो किसको देख के बताएगा? आपको ग्राफ को देख के बताएगा, उससे डायग्नोसिस होगी। उसके बाद एक क्वेश्चन ये आता है कि ध्वनि के संकेतों से मानव हृदय का प्रतिबिंब प्राप्त करना क्या कहलाता है? आपके पास मानव हृदय का प्रतिबिंब प्राप्त करना क्या कहलाता है? कि हम ध्वनि के संकेतों से मानव के हृदय का प्रतिबिंब भी प्राप्त कर सकते हैं।
तो ये चीज क्या कहलाती है? इसे बोलते हैं ईसीजी। याद रखना कि हृदय के लिए जब प्रतिध्वनि काम करती है तो उसे क्या बोलते हैं? ईसीजी। ईसीजी का पूरा नाम क्या होता है? याद रखना, इको कार्डियोग्राफी। इको कार्डियोग्राफी बोलते हैं इसे, क्योंकि आपने पढ़ा है हृदय की कार्यिकी किस में पढ़ी जाती है। तो हृदय का जो कार्य है वो हम किस में पढ़ते हैं? कार्डियोलॉजी में। कि हृदय का जो अध्ययन है, हृदय की कार्य का अध्ययन किया जाता है, किसमें किया जाता है? कार्डियोलॉजी में। तो इसीलिए ध्वनि के ऊपर जब हम हृदय का चित्र बनाएंगे उसे हम क्या नाम देंगे? इको कार्डियोग्राफी। एक होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, विद्युत के संकेत से हृदय का आंकलन करना। लिख लो, एक मशीन सी होती है और पिन सी लगा देते हैं बॉडी पे। मेडिकल जो देखे आता है आर्मी का, नेवी का, एयरफोर्स का और पुलिस का, तो उस मेडिकल के दौरान क्या है, छोटी छोटी क्या है, वो गूंद सा लगा के टिचकड़ियाँ सी लगा देते हैं हमारी बॉडी पे, और फिर क्या है, मीटर पे उसको चेकिंग करते हैं। फिर एक ग्राफ आता है PQRST का, कि जो PQRST का ग्राफ होता है वो चीज भी हृदय का प्रतिबिंब देती है। तो क्वेश्चन क्या आता है उस पर कि हृदय का प्रतिबिंब ऐसे ही आता है, हृदय की धड़कन का आंकलन, हृदय की धड़कन का आंकलन, हृदय की धड़कन का आंकलन वैद्युत संकेतों से हो उसे क्या कहते हैं? ये कौन से संकेतों से था? ध्वनि। और दूसरा कौन सा बोला जाता है? वैद्युत संकेतों से। क्या कहलाता है? अब देखो दो संकेत हैं, एक तो आपने पढ़ा कौन सा? ध्वनि का संकेत जिससे हृदय का चित्र बने, उसे तो बोलते हैं इकोकार्डियोग्राफी। दोनों का नाम सेम है, ईसीजी। अगर शॉर्ट फॉर्म बोलेंगे तो दोनों को ईसीजी बोलते हैं। ध्वनि वाला भी ईसीजी कहलाता है और ये वाला भी आपका ईसीजी कहलाता है। अब फंस गए हम। ध्वनि के संकेत बोलेंगे तो वर्ड क्या याद रखना है? इकोकार्डियोग्राफी। और अगर बोल दे कौन से संकेत? विद्युत, तब उसका नाम क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। तब उसका नाम क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। तो इसीलिए हम क्या है, इन दो पॉइंटों को अच्छे से याद रखें कि हृदय का अगर कोई भी आंकलन ध्वनि के संकेतों से हो रहा है तो नाम क्या देंगे? इकोकार्डियोग्राफी। और अगर हम हृदय की बात विद्युत संकेतों से करना चाहते हैं तो उस ईसीजी का नाम क्या रखोगे? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। दोनों की शॉर्ट फॉर्म एक ही होती है, दोनों का नाम एक ही है, EC और क्या लिखना है? G। ठीक है, ये बहुत खास क्वेश्चन है और बड़ा इंपॉर्टेंट है और ऐसे ही पूछा जाता है, क्योंकि ECG हम करवाते हैं तो आप लोगों ने देखा ही है, मैंने बताया है। इकोकार्डियोग्राफी क्या हाई लेवल पर होती है, जब कहा जाता है कि किसी छोटे बच्चे के हार्ट में छेद हो जाए तो उसका हम पता लगाएंगे, तो हम इस ईसीजी से नहीं लगाएंगे, किस ईसीजी से लगाएंगे? इससे सिर्फ हार्ट बीट का आंकलन होता है। कहते हैं ना कि किसी धड़कन बढ़ जाना या धड़कन घट जाना, कि बंदा जल्दी नर्वस हो जाता है। इसका मतलब मेडिकल का मतलब तो यही है। मान लो क्या है, दुश्मन से मुकाबला करना है, बंदूक हाथ में है, पिंडियां कांप रही है, तो गोलियां चलेगी नहीं, गोली खाएगा ही फिर। ठीक है, तो इसलिए उसको पहले से आंकलित किया जाता है कि उसकी ईसीजी कैसी है, हार्ट बीट कैसी है। तो धड़कन का आंकलन हम हृदय का करेंगे विद्युत संकेतों से, तो वो चीज क्या होती है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। और ध्वनि से बोलें तो वर्ड क्या याद रखना है? इकोकार्डियोग्राफी। अब इसी ध्वनि के आधार पर, प्रतिध्वनि के आधार पर, ध्वनि के संकेतों के प्रतिध्वनि, ध्वनि संकेतों की जो प्रतिध्वनि है पर साधारण हृदय रोग और फेफड़ा रोग का पता लगाया जाता है। किससे? हृदय रोग और फेफड़ा रोग का पता लगाया जाता है किससे? बताओ भाई। कि हम किससे पता लगाते हैं? कि ध्वनि संकेतों के प्रतिध्वनि पर, कि ध्वनि के संकेत होंगे प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि का मतलब ऑन द बेसिस ऑफ इको। डिजीज ऑफ हार्ट एंड लंग्स बी एनालाइज्ड बाय, किससे करते हो? स्टेथोस्कोप। किससे करते हैं? स्टेथोस्कोप से करते हैं। याद करो इसे अच्छे से, कि डॉक्टर जिस स्टेथोस्कोप का प्रयोग करता है वो आपका किस पर काम करता है? प्रतिध्वनि पर ही तो काम करता है, जिससे हार्ट बीट और किसका पता चलता है? फेफड़े के विकार का। सांस पता चलता है ना, डॉक्टर के पास जाते हैं, छाती जाम हो रही है,
डॉक्टर कहता है लंबे लंबे सांस ले, फिर तुम लंबे लंबे सांस लेते हो और वो क्या है गोल गोल डब्बी वाला सा क्या बार बार टच करके चेक करता है कि साउंड कैसी आ रही है। फिर आप कहते हो कि आपने 1-2 बार लगाया, उसको क्या पता चला, और उसका एनालिसिस है ये दिल्ली का, ठीक है, और उसने डांगर थोड़ी चलाए हैं, उसने करे ये है। तो इसलिए वो आवाज पहचानता है कि जब फेफड़े बिल्कुल शुद्ध अवस्था में है, बिना विकार के हैं, तो उनकी आवाज कैसी होगी, और जब फेफड़े क्या है रोगग्रस्त है तो उनकी आवाज कैसी होगी। तो साउंड से पता चल जाता है। ऐसे ही हार्ट की बीट का भी पता चलता है, वो भी किससे चलता है, स्टेथोस्कोप। तो हार्ट बीट जो पैदा होती है उसकी आवाज कैसी होती है, निल्य और दोनों के बंद होने पर, आलेंद और निल्य खुलते और बंद होते हैं, उसी से बनती है हार्ट बीट। तो वो हार्ट बीट किस आवाज में आती है, लब और डब, ठीक है। तो लब और डब की साउंड है, जो धड़कन की साउंड है, वो हम किस इंस्ट्रूमेंट से एनालिसिस करते हैं, स्टेथोस्कोप। तो आपसे पूछा जाए कि स्टेथोस्कोप ध्वनि के कौन सी घटना पर काम करता है, तो उत्तर क्या याद रखना, प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि क्या होती है, परावर्तन, ठीक है। ऐसे ही गांव में बाल्टी लगी होती है मंदिरों पे, गुरुद्वारों पे, मस्जिदों पे, तो उसका भी काम क्या होता है, यही होता है। वो क्या ऐसी बनाई जाती है कि ध्वनि का परावर्तन उसी दिशा में ही हो। जैसे क्या है बाल्टी का एक तरफ मुंह करके छोड़ दिया, मंदिर के क्या है भजनों की आवाज उसी साइड जाएगी, दूसरी साइड नहीं जाती, ठीक है। और अगर आपने गांव में देखा है कि मंदिर जो है गांव के दूसरी साइड आवाज कर दी डाणियों की तरफ, तो गांव में आवाज कम आएगी, डाणियों में आवाज क्या जाएगी, ज्यादा। तो यानी वो क्या है, लाउड स्पीकर। तो यही क्वेश्चन आता है कि जो लाउड स्पीकर है, लाउड स्पीकर ध्वनि कि कौन सी घटना पर काम करता है, तो ये भी आपके पास कौन सी घटना पर काम करता है, प्रतिध्वनि पे काम करता है। कैसी प्रतिध्वनि होती है, एक दिशीय प्रतिध्वनि होती है। क्या होती है, लाउड स्पीकर में एक दिशीय प्रतिध्वनि होती है, यानी लगातार ध्वनि का परावर्तन होते हुए उसी दिशा में जाने की बात करेंगे, वो वापस नहीं मुड़ेंगे, दूसरी दिशा में नहीं आएंगे। तो इसलिए लगभग क्या है, ध्वनि उसी डायरेक्शन में फ्लो करेगी जिस तरफ उसका मुंह है। इस तरीके से उसको डिजाइन किया जाता है। तो ये कहानी थी तुम्हारी प्रतिध्वनि की। प्रतिध्वनि के बाद आता है अनुरणन। अब प्रतिध्वनि में एक चीज लिखो कि आसमानी बिजली जब कड़कती है, क्या होता है कि आसमानी बिजली के कड़कने की आवाज बाद में आती है और चमक पहले दिखाई देती है। आवाज बाद में, वह चमक पहले दिखाई पड़ती है, ऐसा क्यों? हाँ, क्योंकि चमक जो होती है वो तो है प्रकाश और कड़क है वो है आवाज। तो यानी ध्वनि की आवाज प्रकाश की चाल से कम होती है। इसका उत्तर क्या याद रखना है कि जो ध्वनि की चाल है प्रकाश की चाल से कम होती है, क्योंकि प्रकाश की जो चाल है वो कितनी होती है, 3 × 10⁸ और जो ध्वनि की चाल है वो कितनी आपकी, केवल 332 मीटर प्रति सेकंड। तो अब एक तो देखो 3 × 10⁸ है और एक केवल ही 332 है, तो पहले कौन सी पहुंचेगी, जो 3 × 10⁸ वाली है। तो इसीलिए जब आसमानी बिजली चमकती है और कड़कती है तो कड़क बाद में और चमक क्या दिखाई पड़ती है, पहले। रीजन क्या देना है कि कड़कने में कौन सी चाल है, ध्वनि की, और चमकने में कौन सी चाल है, प्रकाश की। तो ध्वनि की चाल प्रकाश की चाल से क्या होती है, कम। ठीक है, ये खास लॉजिक है और ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसका, आसमानी बिजली का। उसके बाद बात आती है अनुरणन। अनुरणन कहां देखने को मिलता है, पहले तो ये बताओ। अनुरणन जिसे हम कहते हैं रिवर्ब्रेशन, कि ध्वनि स्रोत के बंद होने के पश्चात ध्वनि का परावर्तन हो और ध्वनि सुनाई पड़े, उसी को हम क्या कहते हैं, अनुरणन। यानी ध्वनि स्रोत के बंद होने पर भी, ध्वनि स्रोत के बंद होने के पश्चात ध्वनि का सुनाई देना,
ये चीज क्या कहलाती है? अनुरणन। कि ध्वनि का स्रोत तो बंद हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी ध्वनि का सुनाई देना, ये चीज क्या कहलाती है? अनुरणन। जैसे मान लो आप क्या किसी खाली खंडर में चले गए और उसमें उगली मार दी, आवाज मार दी, ठीक है, तो वो आवाज आपकी गूंजती है, आप तो बंद हो गए पर आवाज आपकी गूंज रही है, तो इसका मतलब आपकी घटना कौन सी हो रही है? ध्वनि की अनुरणन। जैसे क्या कई बार आप किसी सिनेमा घर में चले जाओ और सिनेमा घर में आप देखते हो पीछे पर्दे लगे हुए हैं, दीवारें अच्छी बढ़िया बना रखी है, नीचे मैट लगे हुए हैं, तो ये क्यों किए जाते हैं? अनुरणन को कम करने के लिए। और जो अनुरणन है उसमें भी यही चीज होती है कि ध्वनि लौट कर लगभग कितने टाइम में आ जाए? 0.8 सेकंड तक आ जाए तो अनुरणन नहीं होगा, और अगर इससे ऊपर टाइम लग जाए तो अनुरणन होगा। इसीलिए आपने देखा होगा कॉलेज में, यूनिवर्सिटियों में कभी गए होंगे, कॉन्सर्ट हॉल में गए होंगे, कॉन्फ्रेंस हॉल देखे होंगे, तो क्या होती है? शेप यूं तिरछी होती है और पीछे की शेप क्या रखी जाती है? वक्राकार रखी जाती है। क्यों? क्योंकि जो आवाज जा रही है वो टकरा के जितने लिसनर्स बैठे होते हैं, ऑडियंस बैठे होते हैं, उनके कान तक पहुंचती होती है। उसका कारण क्या है? वहां एक ही घटना को हटाया जाता है। किसको हटाया जाता है? अनुरणन। यानी ध्वनि जो बार बार सुनाई पड़ती है उसको हटा दिया जाएगा। वक्ता बोल गया, ठीक है, चाहे सिंगर है या कोई नेता है या कोई बढ़िया कोई मोटिवेटर स्पीकर है, वो आवाज दे रहा आपको और उस आवाज को आप सुनना चाहते हो, तो इसीलिए उसका खास शो कहाँ रखा जाता है? खास जगह रखा जाता है। इसीलिए जब कोई सिंगर गाना गाता है तो कभी देख लेना कुछ स्पीकर उसके साथ रखे जाते हैं, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में रखे जाते हैं। वो क्यों रखे जाते हैं? क्योंकि वो एक चीज को कम करते हैं। किसको? अनुरणन। उसकी आवाज को कम कर देते हैं। उसकी आवाज फिर ज्यादा कहां पहुंचती है? वक्ता के बाद कहां जाती है? ऑडियंस के पास। तो इसीलिए कभी सिंगर या कोई भी मोटिवेटर देखा होगा, आजकल टीवी में आती हैं, शो होते हैं जगह जगह, तो वहां देख लेना हमेशा जो सिंगर होता है उसके सामने क्या रखे जाते हैं? स्पीकर रखे जाते हैं। वो इसीलिए रखे जाते हैं ताकि कौन सी घटना ना हो वहां पे? अनुरणन। दूसरा, जहां कोई गायकार आता है, अच्छा स्टेज को सजाया जाता है, फूल मालाएं लगाई जाती है, पीछे पर्दे लगाए जाते हैं, नीचे बढ़िया कारपेट लगाए जाते हैं, तो वो क्यों लगाए जाते हैं? किसको कम कर रहे हैं? वो अनुरणन। तो यानी रिवर्बरेशन को क्या कर रहे हैं? कम। तो आगे प्रतिध्वनि का एक खेल आता है, ये लिख लो। प्रतिध्वनि के लिए अनुरणन की घटना बाद में बताएंगे। प्रतिध्वनि के लिए वस्तु यानी स्रोत और परावर्तक के बीच दूरी, ये क्वेश्चन आता है। कि आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन, ये सबसे दाकड़ी क्वेश्चन है, इसे अच्छे से जेब में डाल लेना, एग्जाम में काम आएगा। कि प्रतिध्वनि के लिए, प्रतिध्वनि का मतलब है तुमने आवाज लगाई और आवाज तुम्हारी वापस तुम्हें सुनाई दे कहीं से टकरा के, तो तुम तो हो स्रोत और जिस जगह टकराई है वो क्या? आपका परावर्तक। तो ये कहता है कि जिस जगह से साउंड आ रही है इससे लेकर जो आगे परावर्तक है कोई भी, इससे साउंड टकराएगी और टकरा के क्या? वापिस सुनाई देगी, जाकर वापिस आएगी। तो वो कहता है इन दोनों के बीच में दूरी कितनी होनी चाहिए, ये पूछ रहा है। तो यही चीज पूछना चाहता है कि ध्वनि जाकर वापिस आके सुनाई दे जाए। तो आपने बोला और अब आपको वही ध्वनि सुनाई दे, तो उसकी संवेदना थोड़ी देर पहले दिखाई थी मैंने, कितनी होती है? 0.1 सेकंड। यानी कहीं से भी जाके ध्वनि टकरा के आपको वापिस सुनाई दे, उसका समय कितना होना चाहिए? 0.1 सेकंड। तो आपका समय कितना है? 0.1 सेकंड। अब 1.1 सेकंड में सुनाई दे जानी चाहिए जाके वापिस, तो इसका मतलब है ध्वनि ने कितनी तरफ दूरियां तय की? 2 तरफ, एक जाने की भी और एक आने की। तो इसलिए आपने दूरी कितनी लेनी है? आधी। तो आप दूरी निकालते कैसे हो? चाल और गुणा में क्या लिख लो? समय बराबर क्या आ गई आपकी? दूरी। आली। ध्वनि की चाल तुम जानते हो कितनी होती है? 332 मीटर। समय कितना होता है? 0.1। आ लिया। लेकिन ये दूरी एक साइड की निकालनी है, तो इसलिए भाग में कितना देना है? 2। इसके भी बाय में कितना लगा दो? 2। ये कितना आ जाएगा?
2 एकम 2, 2 छिक 12, 2 छिक 12, पॉइंट 1 पे है तो कितना बन जाएगा 16.6 मीटर। तो इसलिए जो आपका सोर्स है और जो आपका रिफ्लेक्टर है उन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, लगभग 17 मीटर बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं, लगभग 17 मीटर। और वैसे कितनी होती है 16.6 मीटर। ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। याद रखना है कि वस्तु और परावर्तक के बीच दूरी या स्रोत और परावर्तक के बीच दूरी क्या हो प्रतिध्वनि के लिए, तो आपने क्या याद रखना है, जो ध्वनि की चाल है उसको गुणा किससे करनी है 0.1 सेकंड से और भाग किससे देनी है 2 से। यही तरीका समंदर की गहराई निकालने के लिए होता है। लिख लो, इको साउंडर समंदर की गहराई निकाल पाता है कैसे। यही चीज है सेम कि जो मैंने इको साउंडर लिखवाया था आपको कि इको साउंडर गहराई नापता है कैसे, इको साउंडर गहराई मापता है। तो कैसे मापता है, जैसे उसने दूरी निकालनी है, गहराई निकाल रहा है, तो क्या करना है, ध्वनि की चाल यानी वेलोसिटी ऑफ साउंड इनटू में आपने टाइम कितना लेना है, फिक्स है 0.1 और बटे में क्या लगाना है 2। ऐसे करना है कि जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है वो लगभग कितनी लोगे आप, अगला दे के रखेगा तुम्हें। लिख लो एक क्वेश्चन, लिखो कि समंदर तल की गहराई होगी, समंदर तल की गहराई होगी यदि समंदर जल में ध्वनि की चाल 1498 मीटर प्रति सेकंड हो। ध्वनि की चाल 1498 मीटर प्रति सेकंड हो, कि जहां से हमने छोड़ी है उसे समंदर का तल ढूंढना चाहते हैं, बेड ढूंढना चाहते हैं, गहराई ढूंढना चाहते हैं, तो हमारी उस जगह की गहराई क्या होगी जहां से इको साउंडर ने ध्वनि छोड़ी है। तो ध्वनि की चाल दे रखी है तुम्हें कितनी 1498 मीटर प्रति सेकंड। अब बताओ समंदर की उस जगह पर गहराई क्या होगी। आ गया, ठीक है। क्या करना है 1498 गुणा 0.1 और बटे कितना लेना है 2। बस कि जिस जगह पर हम समंदर में गहराई निकालेंगे सूत्र यही है। एक और लिखो, एक समुद्री नाव आसूत जल में खड़ी है, एक समुद्री नाव आसूत जल में खड़ी है, तो आसूत जल के गहराई पर, आसूत जल के गहराई पर रखे पत्थर की दूरी एको साउंडर से होगी, रखे पत्थर की दूरी एको साउंडर से होगी यदि ध्वनि की चाल 1310 मीटर प्रति सेकंड हो। यदि ध्वनि की चाल 1310 मीटर प्रति सेकंड हो। आपने कुछ लॉजिक ही नहीं लगाना, सिर्फ चाल लेनी है, गुणा 0.1 रखना है और बटे क्या लगाना है हमेशा 2। कोई लॉजिक नहीं है और कोई क्रिया नहीं करनी हमें, बस यही तरीका याद रखना है। जब भी सोनार आ जाए, सोनार में भी यही चीज लगाओगे कि सोनार से समंदर का तल क्या होगा यदि ध्वनि की चाल ये है। तो आपने क्या काम करना है, ध्वनि की चाल लेनी है, गुणा में 0.1 लिखना है और बटे में क्या लगाना है 2। हो गया, ठीक है। ये लो आज के लिए इतना।